नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की उत्तर प्रदेश से। जी हां, इन दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से यूपी में देखने को मिल रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अलग तरह की राजनीति हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह का माहौल यूपी में बना हुआ है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि यूपी में पिछले समय देखने को मिला था कि जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान माफ कीजिएगा, पिछले समय देखने को मिला था कि यूपी में बीजेपी को सहयोगी पार्टियों की मदद से 73 सीटें मिली थी। यानी यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें और उनमें से 73 सीटें मिली थी। यानी कि अगर आज की स्थिति की मैं बात कर लेता हूँ, आज बीजेपी के लिए 70 सीटें भी यूपी में ला पाना बहुत मुश्किल हो। मैं आपको बता दूं 1993 में सपा की सबसे ज़्यादा सीटें आई थी और 1993 के बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो स्थितियां अलग अलग तरीके से रही थी। और जिस तरीके से देखने को मिला था कि 2014 में यूपी में किस तरह से बीजेपी को रिस्पांस मिला, तो वहीं देखिए इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर जो हम बात कर रहे हैं जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं यूपी में, क्या 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ला पाएगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर मैं सपा बसपा की बात कर लेता हूं तो 38 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यादव समाज के लोगों का वोट शिवपाल यादव की तरफ चला जाएगा। और यूपी में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो है लहर भी देखने को मिल रही, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की लहर भी देखने को मिल रही है। और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि दलितों का और यादव समाज के लोगों का वोट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ अन्य वर्गों के लोगों की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अन्य वर्ग के लोगों का वोट भी सपा बसपा को जा सकता है। दरअसल जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ हाल ही में जैसा देखने को मिला कि स्वर्ण समाज के लोगों के लिए जो बिल पास हुआ उसमें सपा बसपा ने सहमति जताई थी, तो इससे कहीं ना कहीं जनता खुश भी हुई थी। तो ऐसे में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये है कि यूपी में जो साधु संत हैं वो अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, यूपी में जो साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं किस ओर जा रहे हैं इस बात को कह पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी में वो बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जिस तरह का वायदा बीजेपी ने किया था राम मंदिर निर्माण का, वो वायदा तो उन्होंने पूरा नहीं किया। और अगर स्थिति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अब बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है कि किस आधार पर वोट मांगा जाए। यूपी में कोई आधार नहीं बचा है यूपी में किस आधार पर वोट मांगा जाए, क्योंकि यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो साधु संत वहां पर सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कहकर वोट लिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का वायदा किया था वो तो मंदिर बना नहीं। अब ऐसे में और क्या झूठे वायदे किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद पता है, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता है कि वो जो है अब उनके पास भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है जिससे वो वोट मांग सकें। और ऐसे में देखिए जो स्थिति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो स्थितियाँ तो बहुत अलग बनी हुई हैं। और गौर करने वाली बात तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें बनी हुई हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि वाकई में हालात बहुत अलग चल रहे हैं। हालात जो हैं, स्थितियां वो कुछ अलग चल रही हैं। अब की बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में अगर बात कर रहा हूँ तो यूपी में 70 से कम सीटें अब की बार बीजेपी को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर मैं बात भी कर रहा था सपा बसपा की, अगर मान लेते हैं कि सपा बसपा का जो गठबंधन है उन दोनों ने कुल मिलाकर अगर 50 सीटें भी जो है यूपी में अगर उनकी आ जाती हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे में देखिए पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि यूपी में कहीं ना कहीं 50 सीटें अगर सपा बसपा के गठबंधन की आई हैं तो बीजेपी का सुपड़ा तो वैसे ही साफ हो गया। और ऐसा ही कहीं ना कहीं जो हाल है वो देखने को मिल रहा है यूपी में। ऐसे हालात बने हुए हैं यूपी में कि सपा बसपा का जो गठबंधन है वो गठबंधन वाली पार्टियां यूपी में 40 सीटें, कम से कम 40-50 सीटें आसानी से ला सकती हैं।
और देखिए मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा यूपी में जब उपचुनाव हुए थे गोरखपुर और फूलपुर सीट पर, तो दोनों सीटों पर यह देखने को मिला था कि जिस तरीके से सपा बसपा गठबंधन ने जब वहां पर जीत उनकी हुई थी, और गोरखपुर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ को उम्मीद नहीं थी कि गोरखपुर में ऐसा कुछ हो जाएगा, सपा बसपा वहां पर आ जाएगी। और फूलपुर में जो है बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की स्थितियां वहां पर बन जाएंगी। तो जिस तरह से गोरखपुर और फूलपुर में इस तरह की स्थितियां बन गई थी, ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बताती हैं कि सपा बसपा के गठबंधन को छोटा समझना इतना आसान नहीं होगा, और सपा बसपा का गठबंधन, ये गठबंधन मिलकर बीजेपी की नाक में दम जरूर करने वाला है और बीजेपी की परेशानियां खड़ी करने वाला है। और ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूं, आज वैसे ही देखा जाए तो बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सिवाय विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने का। अगर आज मोदी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, युवाओं को सरकारी नौकरियां दी होती, तो आज कम से कम बीजेपी के पास मुद्दा तो होता कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरियां दी हैं। लेकिन सरकार के पास नहीं है ये सब चीजें कहने के लिए। अगर मंदिर का काम शुरू करवा दिया होता तो आज कम से कम सरकार कह तो सकती थी कि हमने इन 4 सालों में मेहनत की कोशिश की और देखिए मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। सरकार ने नहीं किया, लापरवाही बरती, जाहिर सी बात है कोई नहीं कह सकती सरकार राम मंदिर मामले पर भी, न सरकार व्यापारी पर कुछ कह सकती है। ऐसे में सरकार के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, केवल विपक्ष पर ही निशाना साधना है सरकार को। और ऐसे में आपको बता दूं कि जिस तरह से इन 4 सालों में देश की जो स्थिति रही है, वो स्थिति अब जनता नहीं चाहती। जनता की अगर मैं बात कर लेता हूं, जनता देखिए राजनीतिक पार्टियां तो कोशिशें कर रही हैं मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन जनता भी जो है लगी हुई है। जनता भी यही कह रही है कि कब मोदी सरकार सत्ता से जाएगी और कब जो है नई सरकार आएगी और वो रोजगार के नए आयाम लाएगी, कब जो है वो सरकारी नौकरियों के लिए पद निकालेगी। तो यानी कि मोदी सरकार से आश लगाना अब लोगों ने बंद कर दिया है, बेरोजगारों ने भी बंद कर दिया है, युवाओं ने भी बंद कर दिया। उन्हें पता है कि सरकार से फरियाद लगाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। और ऐसे में हकीकत बात तो यही है कि आज जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आज जनता मोदी सरकार को खुद सत्ता से हटाना चाहती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जीतना अब बहुत मुश्किल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन 5 साल में ही बीजेपी सरकार सिमट कर रह गई। क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले की अगर मैं बात करता हूं, 2014 में देखने को मिला था, लोकसभा चुनाव से पहले की स्थिति थी, पूरे देश में मोदी चल रहा था, पूरे देश में मोदी लहर देखने को मिल रही थी। हर जगह, हर गली, हर राज्यों में जो है मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन आज आप पूरे देश में अगर गौर से देखेंगे, अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ते होंगे, अगर आप आज की स्थिति के बारे में अगर जानते होंगे 2019 के बारे में, तो आप खुद देखेंगे कि आज कहीं भी आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति ये कह रहा होगा कि मोदी जी को वोट देंगे। कुछ समर्थक बीजेपी के होंगे, उसके अलावा और कोई नहीं कह रहा होगा मोदी जी को वोट देंगे। आज आप पूरे देश में ही खुद देख लीजिए, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि आज देश में मोदी लहर चल रही है। कहीं भी आपको लग रहा है कि व्यापारी खुश हैं, कहीं भी आपको लग रहा है कि नौजवान खुश हैं, कहीं लग रहा है आपको बेरोजगार खुश हैं, कहीं लग रहा है आपको किसान खुश हैं। नहीं खुश हैं, क्योंकि सरकार ने काम ही नहीं किया। इन 4 साल में विदेशी यात्रा पीएम मोदी ने ज्यादा की, कुछ योजनाएं मोदी सरकार जरूर लेकर आई, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि आपने कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म कर दी। आपने सरकारी विभागों पर नौकरियां निकालना बंद कर दिया। आपने सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म निकालना बंद कर दिया। आपने जो है कह सकते हैं कि जनता को आपने गुमराह किया, आपने बेरोजगारों को गुमराह किया, आपने नौजवानों को गुमराह किया, उनसे वोट लिया, लेकिन कुछ उनको काम नहीं दिया, उनको रोजगार नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, सरकारी नौकरियां नहीं दी, और नौकरियां ख़त्म भी कर दिया आपने। तो ये मोदी सरकार की स्थिति है। अगर आप आज भी किसी अखबार में देखेंगे या किसी भी अच्छे समाचार पत्र में देखेंगे, तो आप जरा रोजगार के बारे में सर्च
कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या स्थिति है। हमने ज़मीनी स्तर पर देखा, हमने ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि आज रोजगार खत्म है। हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आई उसमें देखने को मिला कई करोड़ रोजगार जो है सरकार ने यूं ही खत्म कर दिया, उनको सिमटा दिया और ताले लगा दिए गए। तो ये चीज़ें अपने आप में नज़र आ रही। ज़रा सोचिए कि जो अगर आपका ही बच्चा, अगर आप ही जो है एसएससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में सरकार सरकारी पदों पर फॉर्म नहीं निकाल रही होगी, उस पद के लिए फॉर्म नहीं निकाल रही होगी, ज़रा आप खुद सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरती होगी। जो उम्मीद आपने सरकार से की थी, क्या वो उम्मीद आपको लग रहा है कि सरकार ने पूरी की होगी? जरा सोचिए उन व्यापारी वर्ग के लोगों से कि किस तरीके की हालत आज उनकी हुई पड़ी। जरा सोचिए उन किसानों की हालत आज कैसे हुई है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा ही पढ़ लिख कर जो है एमबीए और बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे उसके पास डिग्री है, और आपके बच्चे से या फिर अगर आप नौजवान हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अगर नौकरी चाहते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एक पान की दुकान खोल लीजिए, एक पान का ठेला खोल लीजिए, अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो आप सड़कों पर चाय पकौड़ा बेचिए। जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा। अगर आप नौजवान हैं, अगर आपने एमबीए तक की डिग्री कर रखी है, अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जरा सोचिए अगर सरकार आपसे ये कहती है आपको कैसा लगेगा। जरा सोचिए अगर आपका बच्चा जो है उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और एमबीए की डिग्री है। आपको मैं उदाहरण इसका बता देता हूँ। कुछ समय पहले देखने को मिला था कि जिस तरह से देखने को मिला था कि बिप्लब कुमार देव की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उन्होंने जो है ये बयान दिया था कि अगर नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए तो आप पान की दुकान खोल लीजिए। इतना ही खुद पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा था एक इंटरव्यू के दौरान काफ़ी समय पहले कि अगर आप सड़कों पर अगर आप सड़कों पर चाय पकौड़ा बेचते हैं तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। यानी कि ये चीज़ें जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, और जरा आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब वो इस तरीके की बयान देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप पान की दुकान खोल लीजिए, दूध की दुकान खोल लीजिए, तो कैसा जो है नौजवान पर गुजरता होगा, कैसी स्थिति उसकी होती होगी। ये चीज़ें खुद आपके सामने, कोई ना कहानी बनाई जा रही है, ना कोई जो है कह सकते हैं किसी का यहाँ पर किसी की जो है बुराई की जा रही। जो ज़मीनी स्तर है, जो इन 4 सालों में हुआ है, वो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। उन चीज़ों को जो है हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति रही है। इन 4 सालों में आपने खुद देखा होगा कि पीएम मोदी विदेशी यात्राओं पर रहे हैं, और आप देखिए एक चीज़ ये है कि ठीक है देश की स्थिति अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप देश की स्थिति के बारे में भी तो जरा सोचिए। वो नौजवान जो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, जो सरकारी नौकरी का सपना दिख रहा है, तो क्या उसका हक नहीं है कि उसे भी सरकारी नौकरी मिले? क्या वो उसका सपना नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले? उसके माता पिता नहीं चाहते होंगे कि उसे सरकारी नौकरी मिले, उसके भी माता पिता चाहते होंगे, वो बच्चा चाहता होगा सरकारी नौकरी उसे मिले। लेकिन सरकार जब सरकारी पदों पर नौकरियां नहीं निकालनी तो जरा सोचिए उस बच्चे के साथ साथ उसके घर वाले और उसके और कितने जो है ऐसे बच्चे जो है परेशान हो रहे होंगे, युवा कितने परेशान हो रहे होंगे, कितने बेरोजगार आज परेशान हो रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं जो आज हमने आपको बताई हैं। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, और ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जो किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, जो व्यापारियों के लिए काम नहीं कर रही है, जो रोजगार पर बात नहीं करती है, जो खेती जो सरकारी नौकरियों पर बात नहीं करती है, जो किसानों पर बात नहीं करती है, जो व्यापारियों को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती, जरा सोचिए आप कैसे उस सरकार को वोट कर सकेंगे। तो खैर देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है, क्या जनता किसको सपोर्ट करती है, किसका समर्थन नहीं करती है, तो खुद जनता तय करेगी। लेकिन हालात तो कुछ ऐसे बने हुए हैं कि अब की बार बीजेपी का लोकसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।